हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हिस्ट्री क्लास में। आज हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको ये चित्र दिया हुआ है, ये पोर्ट्रेट दिया हुआ है और आपको बताना है कि पोर्ट्रेट क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री का पहला चैप्टर में पोर्ट्रेट दिया हुआ है जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग से लोग लाइन से आ रहे हैं और ऊपर ईसा मसीह इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके, तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है? ये फेटर्निटी अमंग द नेशन को सिम्बलाइज कर रहा है। ओके, आप लोग ध्यान से देख लो, ये भाईचारा अलग अलग देशों के अंदर सिम्बलाइज कर रहा है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो, आपको इसे क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें पूछ रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये लोग आप जानते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन ये 1929 में हुआ था। ओके, जवाहरलाल नेहरू इनके नेता थे उस वक्त। इंडियन गवर्नमेंट ने 1919 दिया हुआ। सत्याग्रह हुआ था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। तो आप इसके हिसाब से अरेंज कर लो सभी को। तो सबसे पहले चंपारण आएगा 4, फिर आएगा हमारा ये तीसरा, फिर आएगा हमारा 28 फर्स्ट, और देन 2। ओके, तो इसके हिसाब से 4 3 1 2 डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, एक बार पढ़ लो आपसे इसे। Which of the following was a major reason for expansive into international trade in 19th century? 19वीं सदी में ट्रेड इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया था? इसके पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे एक ही कारण था, ट्रांसपोर्टेशन। आप जानते हो कि जो शिप से मीट ले जाया जाता था उसमें फ्रीजिंग सिस्टम ला दिया गया था। डीजल इंजन का खोज हो गया था तो ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया था। ठीक है, और इसी बीच रेलवे का भी नेटवर्क जुड़ गया था बहुत तेज से, तो ये भी बिजनेस को आगे बढ़ा दिया था। तो मेन रीजन होगा राइज ऑफ द यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर्स एंड एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। ओके, रेलवे, बोट, जहाज, इन सब में चेंज आ गया था, फ्रीजिंग सिस्टम आ गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो आप एक बार। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय जोहान्स गुटेनबर्ग रेवोल्यूशनाइज्ड द स्प्रेड द इंफॉर्मेशन इन यूरोप। विच ऑफ द फॉलोइंग वर इफेक्ट द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस के आने के कारण मेन सुधार क्या आया पूरे समाज में या सोसाइटी में? तो रैपिड स्प्रेड द न्यू आइडिया ऑफ नॉलेज, ये बिल्कुल सही बात है, ये हुआ था। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, ये भी हुआ था। डिक्लाइन द रिलीजियस अथॉरिटी, ये भी हुआ था। स्ट्रेंथ मोनार्की स्ट्रेंथ नहीं हुआ था, वीक हुआ था बच्चों। लिटरेसी रेट को रेवलाइज होने के कारण, मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस के आने के कारण। तो 1 2 3 तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5th को देखते हैं। एक बार पढ़ लो आप, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है विच रिसोर्स इज रिन्यूएबल एंड कैन बी रिप्लेस ओवर द रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द नेचुरल रिसोर्स। तो इसका अलावा ये रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करो तो इसमें एक ही हो सकता है, सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन विच आर अवेलेबल अबंडेंस एंड कंटिन्यूसली रिप्लेस। ओके, आंसर हो जाएगा बी इसका। ये सिंपल क्वेश्चन था इन्वायरमेंट से। 6 क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तभी आप सही कर सकते हो। पहले एक बार पढ़ लो आप, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कह रहा था वेस्टर्न घाट आर रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बिल्कुल सही बात है। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्टर्न घाट। पहला कह रहा है दे आर होम टू वास्ट नंबर ऑफ एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है। वेस्टर्न घाट में बहुत सारे एक्सोटिक एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है वेस्टर्न घाट स्ट्रेच अक्रॉस द 8 इंडियन स्टेट फ्रॉम द गुजरात टू तमिलनाडु। बिल्कुल सही बात है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, गोवा और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सब तक फैला हुआ है। ये भी ठीक बात है बच्चों। कह रहा डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आर द मेजर थ्रेट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ये भी बिल्कुल सही बात है। द वेस्टर्न घाट प्राइमरी डेजर्ट रीजन, ये तो नहीं, ये तो राजस्थान की बात कर रहा है, तो ये नहीं है। ओके, तो 1 2 3 तीनों ही सही है। आंसर हो जाएगा इसका सी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का सी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज जानते हो कि चेनाब नदी के ऊपर सलाल डैम बना हुआ है, तो इसका हो जाएगा 3। एक हमें पता चल गया। महाराष्ट्र राजस्थान में एक ही नदी है, चंबल नदी, और इस पर जो डैम बना हुआ है राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, ये नर्मदा के ऊपर बना हुआ है सरदार सरोवर डैम। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में।
एंड बच क्या क्या, महानदी, इस पे हीराकुंड डैम बना हुआ, तो ये अरेंज कर लो, इस हिसाब से कोई है तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो चेनाब का 2, ओके सॉरी चेनाब का 3, तो डी का यहाँ पे तीसरा कौन सा है, एक ही है, आंसर हो जाएगा सी बच्चों। इस तरीके से भी आप आंसर को कर सकते हो अगर कोई भी एक सही पता है आपको तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक बार पढ़ लो आप, फिर मैं समझाता हूँ आपको। कह रहा है विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। पहला कह रहा है कंसिडरिंग ऑल गवर्नमेंट पावर इन द सेंट्रल डाइवर्सिटी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारा पावर नहीं होना चाहिए, ये हमारे फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग गवर्नमेंट पावर अमंग द वेरियस लेवल एंड ब्रांचेस प्रिवेंट द मिसयूज, ये बिल्कुल सही बात है। अगर गवर्नमेंट का पावर देखोगे तो गवर्नमेंट को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। वेरी फर्दर गवर्नमेंट का पावर और है, ओके हम बाकी क्वेश्चन में बात करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ लो आप। India has adopted federal system of the government to accommodate diversity. Which of the following statement about the Indian federalism is correct? पहला कह रहा है इंडियन इज अ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, ये बिल्कुल सही बात है, ये हमारे देश का आर्टिकल 1 भी यही कहता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट दैट इज कॉल्ड भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट्स हैव द ऑटोनॉमी ऑल द मैटर, स्टेट के पास ही सारा ऑटोनॉमी होना चाहिए ऑल मैटर पे। ओके, ये पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही बात है। एंड नेक्स्ट है पावर शेयरिंग अरेंज कैन बी इजीली चेंज बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये इजीली चेंज नहीं हो सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबके पावर दिया हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, और ये जो है स्टेट हैव द ऑटोनॉमी ऑल मैटर, ये भी गलत बात दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से 1 और 3 जो है बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड व्हाई इट इज कंसिडर्ड मेजर सोशल इशू इन इंडिया। देखो बच्चों, इंडिया में लोग कितना भी कहते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी इंडिया में होता है, कहीं ना कहीं होता है, ये एजुकेशन सिस्टम में होता है, गांव में तो ये प्रेवलेंट है, कुछ ज़्यादा ही है। ओके, एंड शहर में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोग कितना भी अपने आप को दिखा दे कि वी आर वेरी एजुकेटेड लिटरेट, मगर फिर भी ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रीटिंग द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर कास्ट लीडिंग द सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। ओके बच्चों, ये लोअर कास्ट के साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन, चाहे हम कितना भी दिखा दें कि हम सभ्य हैं, मगर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया हैज मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोवाइडिंग वोटर विद द वाइड रेंज ऑफ चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज करेक्ट। पहला, अ 2 पार्टी सिस्टम लिमिट वोटर चॉइस, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम की बात कर रहा है, और मल्टी पार्टी सिस्टम द कोलिशन गवर्नमेंट, ये हो सकता है, और ये भारत में पहली बार हुआ भी था 1977 के आसपास, फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट बना था हमारा। ओके, अ 1 पार्टी सिस्टम इज मोर डेमोक्रेटिक देन द मल्टी पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल चाइना का, क्या ये मोर डेमोक्रेटिक है बच्चों? नहीं ना, तो ये आंसर नहीं होगा। अ मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोवाइड मोर रिप्रेजेंटेटिव टू द डाइवर्स ग्रुप, ये बिल्कुल ठीक बात है, तो इसमें हो सकता है 2 और 4 बिल्कुल सही है। ओके, देखते हैं तो इसका आंसर 2 और 4 ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, ये स्टेटमेंट बेस है, इसमें कह रहा है डेमोक्रेसी इंडिया इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू पीपल, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होता है बिल्कुल, और इसके लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया गया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो ओनली फर्स्ट होगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर शेयरिंग मॉडल ऑफ डैश इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव बोथ डच एंड फ्रेंच, ये किसके लिए था बच्चों? बेल्जियम के लिए था। ओके, और बेल्जियम की राजधानी किसे बनाया गया था, ये आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर, ये भी आपका क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आप कमेंट में आंसर देना कि बेल्जियम की राजधानी क्या है और यहाँ पे हेडक्वार्टर किसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज प्राइमरली इन्वॉल्व्ड एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। तो ये प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो डायरेक्टली इसका हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर।
इसमें एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, आप बताना मुझे कि हमारे जीडीपी में अभी जो रिसेंट 2025 चल रहा है, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इनका क्या परसेंटेज है हमारे जीडीपी में, ये आप लोग का होमवर्क है, मुझे बताना। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका नॉलेज ज़्यादा अच्छा होगा और आप बेहतर लिख पाओगे एग्जाम में और अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 15, मनी प्ले अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमी फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मनी इन एन इकोनॉमी। मनी का मेन फंक्शन होता है क्या है हमारी इकोनॉमी में? तो पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो होता ही होता है, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, मीडियम एक्सचेंज से काम करते हैं मनी। स्टोर वैल्यूज, ठीक है, मनी की वैल्यूज होती है और वो वैल्यूज मतलब कि जो सामान जो जितना ज़्यादा वैल्यूएबल होता है उतनी ज़्यादा उसका हाई प्राइस होता है। यूनिट ऑफ अकाउंट होता है मनी का। ओके, मेजर ऑफ इनकम नहीं होता ये, क्योंकि ये हर किसी का अलग अलग होता है ना। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, The process of globalization has been facilitated by advanced technology, especially in the field of communication. And second क्या होगा? देखो बच्चों, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है जिसके कारण आज दुनिया भर की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसका मेन फैक्टर क्या है? तो एक तो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल सही बात है। आज हम जानते हैं कि दुनिया भर में रिसर्च चल रहा है 6G के ऊपर। अब भारत में भी 5G आ गया है, मगर सही से नेटवर्क नहीं है अभी भी 5G का, स्पीड वही 4G वाला ही है। ओके, तो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो रेवोल्यूशन लेके आया है पूरा ग्लोबलाइजेशन के अंदर। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस डेट ओनली इन्वॉल्व इकोनॉमिकल ग्रोथ। ये बिल्कुल गलत बात है बच्चों। अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात होगा तो इंडिया बढ़ रहा है, मगर इंडिया में देखो अभी भी कितनी गरीबी है। ठीक है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीबी होता जा रहा है। तो डेवलपमेंट में हमें ओवरऑल पूरा स्टैंडर्ड लेना पड़ता है, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, न्यूट्रिशन, ओके, वेलनेस। तो ये तो बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट इंक्लूड इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग, एजुकेशन एंड द हेल्थ केयर, जिसकी मैं बात करते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। तो इसका आंसर होगा ओनली सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 देखते हैं। ओके, 18 में हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है बच्चों। सॉरी, ये हमें मैच करना है कि कौन सा सही होगा, तो हमें केवल एक का ढूंढ लेते हैं, बाकी मैच हो जाएगा अपने आप। तो विक्टर एमानुएल सेकंड कौन था? प्रोग्राम द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली, जब इटली का एकीकरण हुआ था तो विक्टर एमानुएल सेकंड को यहाँ का पहला राजा घोषित किया गया था। ओके, अपने आप को इसने राजा घोषित कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अब पहले का चौथा यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें चौथा। तो इसका आंसर यही होगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है हमें बच्चों। तो इस तरीके से भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो आंसर निकालने के लिए। नेक्स्ट, हमें पाई चार्ट दिया हुआ है और ये कह रहा है कि नेट सोन एरिया हमारा 43% है, फॉरेस्ट एरिया 22% है, बैरन एंड वेस्टर्न लैंड जो है 10% है, अदर एरियाज 25% है। ओके, इसके हिसाब से हमें आंसर देना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ 43% लैंड अंडर द नेट सोन एरिया? ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ नेट सोन एरिया का जो 43% दे रखा है? तो इट सपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, नेट सोन एरिया मतलब खेती होता है जहाँ पे पूर्ण रूप से खेती किया गया है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, इट कंट्रीब्यूट द मेजरली फूड प्रोडक्शन। ओके, बी। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों एमसीक्यू का। इसमें कह रहा है हमें ये दो डेटा रखा है एक्स और वाई का। एक्स से कह रहा है लैंड डिग्रेडेशन 12% ऑफ टोटल एरिया एंड वाई 25% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर, इतना इतना डिग्रेडेशन हुआ है। तो कह रहा है वाई डज वाई स्टेट हैव द हायर रेट ऑफ डिग्रेडेशन? वाई में इतना ज़्यादा डिग्रेडेशन क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? तो पहला कह रहा है हाई अफॉरेस्टेशन रेट, ठीक है, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन एंड फॉर एग्रीकल्चर एंड यूज द रेन वाटर। देखो बच्चों, एफॉरेस्टेशन तो हो नहीं सकता। एफॉरेस्टेशन में हम पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ लगाने से तो वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट कवर जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम होगा तो फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होगा, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए जंगलों को काटा गया, ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज करेंगे तो जंगल तो और बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब यही हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेक्शन बी। इसमें क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू राइज द नेशनलाइजेशन इन यूरोप जस्टिफाई स्टेटमेंट। देखो बच्चों, फ्रांस में जब रेवोल्यूशन आया था 1789 में, तो यहाँ पे 3 वर्ड्स पूरे दुनिया में
एक तरह से शोर कर रहा था। फर्स्ट हो गया लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और फ्रांस ने ठेका ले लिया था कि हम पूरे दुनिया में नेशनलिज्म पहुंचा के रहेंगे, इसलिए वहाँ का एक फिलोसोफर भी था जो कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम बुखार हो जाता है। ओके, तो मेन जो आइडिया नेशनलिज्म का फ्रांस से जो आया था वो लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी ये आइडिया शोर कर रहा था, और इसके तहत ही पूरे देश में नेशनलिज्म को बढ़ाया जा रहा था। और मेन आइडिया था कि स्लेव सिस्टम खत्म हो जाए, इक्वलिटी अमंग द वीमेन हो, ठीक है। और लास्ट में वीमेन को भी यहाँ पे वोटिंग राइट्स मिला था। मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं, मे बी 1954 होगा जब वीमेन को वहाँ पे वोटिंग का राइट मिल गया था। तो ये आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि फ्रांस में वीमेन को वोटिंग राइट्स कब मिला था। ओके, ये आप लोग का होमवर्क है बच्चों, और मुझे कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 22, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसेंशियल फॉर इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं जिससे हमारा रिसोर्स जो है पूरी तरीके से खत्म ना हो और आने वाले जनरेशन भी रिसोर्स को यूज कर सके। तो इसके लिए सबसे पहला जो मीटिंग हुआ था जिसको हम कहते हैं अर्थ समिट, ये 1992 में हुआ था या 1997 में ब्राजील में हुआ था। तो ब्राजील का एक शहर था। फर्स्ट समिट जो हुआ था बच्चों, फर्स्ट समिट ब्राजील में हुआ था। अब ब्राजील का जो स्टेट था उसका नाम था रियो डी जेनरो में हुआ था, ठीक है। इसमें टोटल 15 एजेंडा शामिल किया गया था सस्टेनेबल गोल के लिए, और इसमें यही कहा गया था दुनिया भर के साइंटिस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे जमा हुए थे। तो किस तरीके से हम अपने नेचर, पर्यावरण, इनइक्वलिटीज़, गरीबी को कम कर सके, इसके बारे में यहाँ पे डिबेट हुआ था, और एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर को पब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा पावर शेयरिंग इन अ डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया जस्टिफाई स्टेटमेंट सुइटेबल आर्गूमेंट। देखो बच्चों, आप जानते हो कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, रिलीजन है, एंड इनकी लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप जानते हो कि जब भारत सरकार जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस पर हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने के बारे में सोच रहा था। तो उस वक्त आंध्र प्रदेश में एक मूवमेंट हो गया था कि हमारे लोकल कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बंदे ने भूख हड़ताल कर लिया था आंध्रा एक स्टेट का डिमांड करने के लिए। ओके, और फिर 52 या 56 डेज बाद ये भूख से मर गया था। तो हमारे देश के प्रथम जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पहला आयोग बनाया था जिसको कहते हैं हम फजल अली कमीशन। ओके, 1953 या 56 में बनाया गया था फजल अली कमीशन। और इस आयोग का मेन काम था क्या डाइवर्सिटी, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनाया जा सकता है। तो इसने कहा था यस, बनाया जा सकता है, और इससे हमारे डाइवर्सिटी को कोई खतरा नहीं होगा, इससे हमारा डाइवर्सिटी और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और प्रोटेक्टेड रहेगा। तो सबसे पहला जो स्टेट बना था आंध्र प्रदेश बना था बच्चों। ओके, और उसके बाद आप जानते हो कि हमारा देश अगर बात करें तो बिहार का डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट फूड है, और बिहार के अंदर भी अगर देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते हैं। और अगर अब यूपी में जाओगे तो यूपी में अवधी और लोकल क्षेत्रीय भाषा, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है। ओके, तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आसाम में डिफरेंट डाइवर्सिटी है, मणिपुर में डिफरेंट डाइवर्सिटी है, नागालैंड में डिफरेंट डाइवर्सिटी है, एंड मेघालय में डिफरेंट डाइवर्सिटी है, अरुणाचल प्रदेश डिफरेंट डाइवर्सिटी है। तो हमारा देश जो है एक डाइवर्स कंट्री है और इनका अपना कल्चर है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम अलोन इज नॉट मेजर द डेवलपमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। देखो बच्चों, इनकम से ही हम डेवलपमेंट को नहीं मान सकते, क्योंकि डेवलपमेंट का क्राइटेरिया जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। एजुकेशन होता है, एजुकेशन, हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, वेलनेस हो गया, बहुत सारे फैक्टर है, ठीक है। देखो, हमारे पास इनकम बहुत है और हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ का एयर क्वालिटी बहुत गंदा है, वाटर की क्वालिटी बहुत ख़राब है। ओके, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो क्या ये इनकम हमें हाई डेवलपमेंट दे सकता है? नहीं दे सकता कभी भी, जब तक हमारे पास गुड क्वालिटी एजुकेशन ना हो, हेल्थ ना हो, न्यूट्रिशन हो, हैप्पीनेस ना हो, वेलनेस ना हो, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन सी 3 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, एक बार पढ़ लो आप, फिर आपको समझाता हूँ।
Over the past 50 years, India literacy rate has a significant increase, leading to more educated population. As a result, education has become the central focus of India development strategy. Why do you education has gained such importance of India? देखो बच्चों, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश का जो लिटरेसी रेट था वो मेरे ख्याल से 37% कुछ समथिंग था। तो हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड जो फर्स्ट उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, एक कमीशन बनाया जिसको हम कहते हैं कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन। ठीक है, तो कोठारी कमीशन ने सबसे पहले हमें बताया कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में जीडीपी का कितना पैसा खर्च करना चाहिए। ओके, तो कोठारी कमीशन ने कहा कि कम से कम 6% पैसा खर्च होना चाहिए हमारे जीडीपी का, और ये पैसा प्रोग्रेशनरी रूप से बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। ठीक है, आज हमारा देश को आज़ाद हुए 70-80 साल के आसपास हो चुका है, मगर अभी भी 6% तक हम एजुकेशन में पैसा खर्च नहीं करते। अब मेन रोल ये भी था कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड रिसर्च एजुकेशन में पैसा ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, जिससे हमारे देश में ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़े, ये भी कहा गया था। तो हमारे देश में अगर बात करें तो शुरू से ही एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया था। ओके, मगर अलग अलग पॉलिटिकल लीडर के करप्शन के कारण और टीचर जो होते हैं वो उनकी सही क्वालिटी ना होने के कारण बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिलता। हमारे देश में ये भी बात किया गया था कि एजुकेशन सिस्टम यूनिफॉर्म हो, जो सबको एक जैसा एजुकेशन मिले। और आप लोग जानते हो कि प्राइवेट स्कूल जो महंगे स्कूल होते हैं बच्चों को डिफरेंट एजुकेशन दिया जाता है, हाई लेवल का एजुकेशन दिया जाता है। वही सरकारी स्कूल के बच्चों के तो उसी कंपेयर में उतना लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं दिया जाता, क्योंकि टीचर इतना ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होता जो बच्चों को समझा सके उस लेवल में कि समय के हिसाब से क्या एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए। ओके, तो मेन रीज़न ये है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर शुरू से सीरियस थे एजुकेशन के लिए, मगर ग्राउंड लेवल पे उसका रिजल्ट दिखता नहीं था। तो मेन रीज़न हम ये कहना चाहते हैं कि एजुकेशन में जो इम्प्रूवमेंट हुआ स्लोली रूप में जो होता रहा कुछ ना कुछ % तक, उसके पीछे यही कारण था कि हमारे देश में अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रेवलेंट है, उसको कम करने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए। ओके, एंड थर्ड अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे उन्नत करें, इसके पीछे यही कारण था। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करें और एक्सप्लेन द स्टूडेंट बाय द गिवन सेटेबल एग्जांपल। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमारे देश के जो आंदोलन था, राष्ट्रवादी आंदोलन, उसमें क्या योगदान था, स्टेप्स था, उसके बारे में देखो बच्चों। सबसे पहले 28 दिसंबर 8085 को कांग्रेस पार्टी बना था। ओके, और लगभग 72 डेलीगेट्स ने बनाए थे मिलके महाराष्ट्र में, 72 रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलके बनाया था। और आप जानते हो कि जब 8085 में कांग्रेस पार्टी बना तो उस समय शुरू में इतना ज़्यादा खास रोल था नहीं कांग्रेस पार्टी का हमारे देश के नेशनलिज्म आंदोलन में। जब गांधी जी भारत आए 1915 में और फिर गांधी जी ने डिफरेंट आंदोलन किया, तो कांग्रेस पार्टी जो है गांधी जी के आंदोलन से जुड़ गया, तो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन तब हमें दिखने लगा। ठीक है, शुरू में कुछ खास नहीं था। ओके, तो 1920 में गांधी जी ने फर्स्ट प्रेसिडेंसी पुणे में जो हुआ था, फिर उसके बाद 1920 में ही कोलकाता में भी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो 1920 में गांधी जी ने अपना लीडरशिप्स लिया था। ओके, अब जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उस समय कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, तो फिर उसके बाद हमें कांग्रेस का रोल समझ में आया। जब अवध में भी आंदोलन चल रहा था तो जो किसान थे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू अवध गए थे उनके सपोर्ट के लिए। तो उसके बाद हमें देखने को मिला था कांग्रेस का योगदान नेशनलिज्म पार्टी में। एंड फिर पंजाब में जो जलियांवाला बाग हुआ मसक्किया 1919 में, ठीक है, तो उस वक्त भी हमें देखने को मिला डॉक्टर फखरुद्दीन एंड क्या नाम था उनका, किचलू नाम था शायद, ठीक है, और लाला लाजपत राय, वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो हमें उस वक्त देखने को मिला। फिर बाद में लाला लाजपत राय उस आंदोलन में घायल होने के कारण बाद में मर भी गए थे। ओके, तो उस वक्त हमें रोल समझ में आया कि कांग्रेस का रोल था। इनिशियली कुछ खास रोल नहीं था कांग्रेस का। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि नेहा इज अ पैशनेट अबाउट द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड व्हाट
and wishes to start the sanctuary. She need to guidance on the factor essential for establish the wildlife sanctuary and हेल्प फॉर आइडेंटिटी द फैक्टर. ठीक है, देखो नेहा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना चाहती है तो क्या क्या गाइडलाइंस होना चाहिए. तो सबसे पहले डिफाइन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. पहले आपको बताता हूँ अगर ये बनाना चाहती है तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि किस टाइप का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना चाहती है फर्स्ट. सेकेंड साइट असेसमेंट. साइट का सही तरीके से असेसमेंट करना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के द्वारा कि वो क्या जानवर के लिए ठीक है, यहाँ पे कोई नेचुरल हैजार्ड्स तो नहीं है, और जो वहाँ पे जो पेड़ लगाए गए हैं उसमें कोई खामी तो नहीं है जिसके कारण इन्वायरमेंटल डैमेज हो. नेक्स्ट हो गया फंडिंग. कोई भी सेंचुरी चलाने के लिए कंटिन्यूस पैसा चाहिए. ठीक है, तो प्रॉपर फंडिंग मिलना चाहिए तभी हो सकता है ये. फोर्थ अगर हम बात करें तो हो गया कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस. कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस. फिफ्थ की अगर हम बात करें तो लोकेशन. ओके, एनिमल और प्लांट्स के लिए ठीक होना चाहिए. नेक्स्ट बात करें लीगल रिक्वायरमेंट जो जनरेट होगा गवर्नमेंट की. लीगल रिक्वायरमेंट. एंड लास्ट करते हैं वॉलंटियर स्टाफ. मेन चीज़, क्योंकि इतना बड़ा सेंचुरी हमें बनाना है तो बिना स्टाफ के तो हो नहीं सकता, और हमें इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं तो वॉलंटियर स्टाफ चाहिए हमें जो अपनी मर्जी से काम कर सके, वो भी बिना पैसे के. वॉलंटियर्स स्टाफ चाहिए. ओके, तो ये मेन फैक्टर है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि फेडरलिज्म इंश्योर द रीजनल ऑटोनॉमी विद इन द कंट्री. देखो हमारा फेडरलिज्म की बात करें तो हमने जो फेडरलिज्म सिस्टम लिया है उसका मेन यही है कि पावर शेयरिंग होना चाहिए. तो फेडरलिज्म में और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट. इंडियन फेडरलिज्म के बारे में बात करूँ तो इसमें होता है क्या है कि गवर्नमेंट के लेवल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट. ओके, आपको समझाता हूँ मैं. फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर हम दो रूप में देख सकते हैं. पहला हॉरिजॉन्टल लेवल और दूसरा वर्टिकल लेवल. ओके, हॉरिजॉन्टल लेवल की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि गवर्नमेंट होता है, तो गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ओके, ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वर्टिकल लेवल के बारे में बात करें तो वर्टिकल लेवल में होता है क्या बच्चों, ये ऐसे पिरामिड फॉलो होता है. ऐसे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं. ओके, और इनका जो पावर शेयरिंग जो होता है, पावर शेयरिंग का लिस्ट डिवाइड होता है बच्चों. अगर हम पावर शेयरिंग की बात करें तो इसमें लिस्ट होता है 3. यूनियन लिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो इस तरीके से पावर शेयरिंग होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिस तरीके से होल्ड कर सके सभी स्टेट को, और जो भी उनमें कन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व कर सके, रिजॉल्व कर सके विदाउट एनी हार्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है बच्चों, इकोनॉमिक्स से. इन रिसेंट ईयर द सर्विस सेक्टर इन इंडिया हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली, becoming the largest contributor to GDP. As a result, the service sector has emerged as the
dominant sector in the Indian economy. Why has the service sector become the dominant Indian economy? Support your answer by given any 3 reasons. ओके, तो हमारे पास तो इसके बहुत सारे रीज़न है. अगर हम बात करें अपनी इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का, तो अप्रोक्सीमेटली मैं बता सकता हूँ मैं कि सर्विस सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा होता है. ओके, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, जैसे मान लो कि ये हमारा जीडीपी है. ओके, तो आज के समय में लगभग 45% के आसपास टर्सरी सेक्टर का रोल है. टर्सरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली है बच्चों ये. ओके, 45 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे सही से याद नहीं है. ओके, अब फिर अगर मैं बात करूँ तो 20 या 30% के आसपास जो होता है, 20 या 30% के आसपास जो होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. और फिर जो बच गया मुश्किल से 17-18% के आसपास ही होता है. ये हो गया प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर. अब हम बात करें कि जो सर्विस सेक्टर है हमारा इतना ज़्यादा ग्रो क्यों हो गया, इसके पीछे क्या रीज़न है. ठीक है, तो मैं सर्विस सेक्टर के बारे में बताता हूँ कि इतना रीज़न क्यों है. अभी का मोस्ट डोमिनेंट सेक्टर जो है, मोस्ट डोमिनेंट सेक्टर इन आवर जीडीपी इज सर्विस सेक्टर. इसके पीछे रीज़न है, फर्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. ये बहुत ही से ग्रो कर रहा है. तीसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन. चौथा हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. इसकी वैल्यू तो मेरे ख्याल से 70 से 80 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का. ई कॉमर्स, आपने सुना होगा ई कॉमर्स के बारे में, जो ऑनलाइन जो आजकल खुला हो रहा है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, ये सब, ये ई कॉमर्स सारे. हेल्थ केयर, फिनटेक, मतलब कि फाइनेंस टेक्नोलॉजी. आजकल जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये सारे फिनटेक इसी में आते हैं. ओके, एंड हेल्थ केयर. हेल्थ केयर, ये 5-6 रीज़न ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण हमारा जो सर्विस सेक्टर है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है बच्चों. ओके, तो ये हमारा आंसर है क्यों ग्रो कर रहा है. सेक्शन डी में आते हैं. सेक्शन डी, पहले आप पढ़ लो फिर हम बात करते हैं. Question is, the age of discovery marked the beginning of global trade network, sustainable statement with the key feature. एज ऑफ डिस्कवरी मार्क बिगिनिंग द ग्लोब ट्रेड नेटवर्क्स. देखो, 17th सेंचुरी में जो डिस्कवरी स्टार्ट होता है मेन, वो इंग्लैंड से स्टार्ट होता है. और सबसे पहला जो डिस्कवरी था स्टीम इंजन था. ओके, सबसे पहला स्टीम इंजन, फिर उसके बाद आया डीजल इंजन, फिर रेल का नेटवर्क बनाया गया. इन सब के आने के कारण रेल नेटवर्क बनाया गया. रेल नेटवर्क बनाया गया और इस तरीके से डिस्कवरी, मतलब कि एक तरह से ट्रेड नेटवर्क बढ़ता गया. तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एज ऑफ डिस्कवरी आर नॉट सस्टेनेबल था उस समय. ठीक है, मगर हमें क्या करना है कि सस्टेनेबल स्टूडेंट देना है. तो इवन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूसली डेवलपमेंट विद द without harm of the nature and environment in our earth, it is called the sustainable statement. ओके, तो मेन अगर हम बात करें स्टीम इंजन और डीजल इंजन, तो इन्होंने क्या किया कि एक तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट के विकास को बढ़ा दिया गया. मगर इससे क्या हुआ कि एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा अमीरी और गरीबी का. ओके, तो ये इसका आंसर था बच्चों. नेक्स्ट कह रहा है मीना टाउन फेसिंग वाटर स्कैरिसिटी ड्यू टू द ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर.
आइडेंटिफाई द 3 रीजन ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन सजेस्ट विथ ओरिजिन ऑफ वाटर। देखो जो वाटर एक्सट्रैक्शन जो हो रहा है ओवर एक्सटेंशन, इसके पीछे मेन रीजन है पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फर्स्ट रीजन है। सेकेंड रीजन अगर बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है वाटर डिप्लेशन का, क्योंकि इससे क्या हुआ कि हम चावल की खेती ज़्यादा करते हैं और आप जानते हो कि 1 किलो चावल को उत्पादन करने में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5000 लीटर पानी खर्च होता है। तो इसी कारण भी कई सारे स्टेट के अंदर पानी स्कैर्सिटी हुआ है। स्पेशली पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, यहाँ के लोगों ने चावल की खेती करना चालू कर दिया। इसी कारण इसका ग्राउंड वाटर लेवल जो है दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट रीजन और सेकेंड रीजन आपको बता दिया। थर्ड रीजन हो गया डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन भी एक रीज़न है जिसके कारण आप जानते हो कि पेड़ जो होता है मॉइस्चर और नमी बनाए रखता है। ठीक है, तो एक ये भी रीज़न है। और फोर्थ रीज़न है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन फिफ्थ रीज़न की बात करें तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक तरह से। तो इसी कारण भी मेन पानी का स्कैर्सिटी हुआ है। ठीक है, हमसे 3 रीज़न पूछा था, हमने 5 रीज़न दे दिया बच्चों। ओके, और भी रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पहले आप पढ़ लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है कास्ट कंटिन्यू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, एनालाइज द इम्पैक्ट द कास्ट पॉलिटिकल सोशल लाइफ इंडिया। देखो अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो कम्युनलिज्म कहते हैं इसको, कम्युनलिज्म। इस चीज़ का पॉलिटिकल लीडर जो है इलेक्शन कैंपेन में यूज़ करता है। ओके, और लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फैलाता है, डिस्क्रिमिनेशन। ओके, कास्ट हायरार्की के बेस में। एंड कम्युनलिज्म एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि कम्युनलिज्म में हम एक रीजन को सुपीरियर दिखाते हैं और दूसरे रीजन को हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो हमारे देश के पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे देश आज़ाद होने के बाद भी। ठीक है, और अभी भी आप देखते हो कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर है बिना धर्म का नाम लिए जीत नहीं सकता है वो। ठीक है, तो लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फैला के या हिंदू मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन फैला के चुनाव जीतना चाहता है किसी भी रूप से। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है हमारे पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ को इम्पेक्ट करता है। ओके, कह रहा है मिस एक्स इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद द बार्टर सिस्टम। मिस एक्स से ये क्वेश्चन है बच्चों इकोनॉमिक्स से। ओके, बार्टर सिस्टम में होता है क्या है, हम सामान के बदले सामान लेते हैं, इसमें कोई पैसा का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, आपके पास सामान है, जैसे मान लो कि आपने चावल का खेती किया, मैंने गेहूं का खेती किया है। मुझे गेहूं चाहिए, आपको चावल चाहिए, तो आप मुझे गेहूं दे दोगे और मैं आपको चावल दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, नॉर्मल है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो कि आपके पास लोहा है, मेरे पास गोल्ड है। आपको गोल्ड चाहिए और मुझे लोहा चाहिए, तो क्या आप मुझे गोल्ड दे दोगे और मैं आपको लोहा दे दूंगा? तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वैल्यूज नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, मॉडर्न करेंसी है। ठीक है, इसमें आगे कह रहा है एक और चीज, एक्सप्लेन व्हाई द बार्टर सिस्टम इन्फ्लुएंस ड्यू टू नीड ऑफ द डबल इंसिडेंस ऑफ वन टू हाउ मनी। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस। तो डबल कोइंसिडेंस में होता है क्या है कि एक की जो नीड होती है और दूसरे की नीड बिना पैसे की पूरी होती है। जैसे मुझे कुछ चीज़ चाहिए, आपको भी कुछ चीज़ें चाहिए। ठीक है, और इसमें हम पैसों का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस। एक तरह का बार्टर सिस्टम को दिखाता है। नेक्स्ट कह रहा है एज अ मीडियम एक्सचेंज सॉल्व द प्रॉब्लम बाय द मेकिंग ट्रेड मोर कन्वीनियंट एंड इफिशिएंट। तो अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें मनी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मनी का क्या होता है कि चीज़ों के वैल्यू के हिसाब से मनी का रेट हम बढ़ा देते हैं। तो मिस एक्स जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसको सॉल्व करने का तरीका है मनी। मनी में हम क्या करेंगे कि चीज़ों की वैल्यू के हिसाब से उसको एक्सचेंज करेंगे। अगर चीज़ें हाई वैल्यू की होगी तो हाई कॉस्ट होगा। ठीक है, लो वैल्यू की होगी तो लो कॉस्ट होगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं।
ओके 33 हो गया बच्चों, 34 देखते हैं। एक बार पढ़ लो, ये आपके पैसेज दिया हुआ है। ओके पढ़ता हूँ। Anyone who had seen me reading would be have compared me to a man dying in our thirst who was gulping down some fresh pure water, lighting my lamp with the extraordinary caution. I threw myself hungrily into the reading as an easy, elongated, effortless, and animated carried me from one page to the next without any notching it. A clock struck off the hour in the silence of the shadows, and I heard nothing. My lamps began to run out of oil and produce only a pale of light, but still I read on. I could not even make out time of the rise of the weak fear of interrupting my pleasure. How those new ideas rushed into my brain, how my intelligence adopted them. Okay. देखो एक शुरू शुरू में जब क्या कहते हैं वो प्रिंट कल्चर आया तो नए नए आइडियाज़ आ रहे थे, धार्मिक सुधार हो रहा था और नए तरह के एक नए सोसाइटी बन चुका था जिसको पढ़ने का शौक था। ओके, तो एक राइटर था मर्सायर, ठीक है। हाउ डज पैसे रिफ्लेक्ट द इमेंस नेचर ऑफ मर्सायर, तो पहला हो गया रीडिंग प्ले अ पिवटल रोल ऑफ शेपिंग मर्सायर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड एंगेज द न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट कह रहा है व्हाई डू मर्सायर डिस्क्राइब हिमसेल्फ वर्चुअल राइटर, ये अपने आप को वर्चुअल राइटर क्यों डिस्क्राइब करता था वर्चुअल, तो उसके पीछे मेन कारण है कि मर्सायर डिस्क्राइब हिमसेल्फ द वर्चुअल राइटर बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज ट्रू वोकेशन ले इन द राइटिंग। जो इसका मेन जो वोकेशन है, मेन आइडिया, जो मेन चीज़ जो पढ़ के आया वो ट्रू में क्या है, राइटिंग फॉर्म में है। इसका मेन आइडिया था राइटिंग, डिस्पाइट द फैक्ट इज नॉट येट राइटिंग एनीथिंग। ओके, मेन ये आइडिया था। हाउ, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ डिड रीडिंग इन्फ्लुएंस मर्सायर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड हिज एंगेजमेंट विद द न्यू कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट। तो इसके पीछे 2 पॉइंट क्या था, 2 पॉइंट, एक तो था क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, एक तरह से कह सकते हो कि इसका मेन आइडिया था पर्सपेक्टिव, हिज पर्सपेक्टिव थिंकिंग। दूसरा अगर हम बात करें तो ये था क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ को समझना है बच्चों तो हमें क्रिटिकल आइडिया सोचना पड़ेगा। आम लोगों की तरह सोचेंगे तो हम कभी भी आंसर नहीं दे सकते अलग। ओके, नेक्स्ट ये पैसे दे रखा है ग्रीन रेवोल्यूशन में बेस पे, ठीक है। तो आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो डायरेक्ट हम आंसर ही करते हैं। ओके, गिव 2 रीजन व्हाई द ग्रीन रेवोल्यूशन अंडर कंट्रोवर्सी। ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्रोवर्सी क्यों था, अगर हम बात करें तो कंट्रोवर्सी इसके पीछे मेन कारण ये था कि इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग फूड का इस्तेमाल करते थे या सीड्स का इस्तेमाल करते थे जो ज़्यादा इनपुट कॉस्ट लेता है। इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन में, क्योंकि हमें फर्टिलाइजर यूज़ करना होता है, हमें फीमेसाइड यूज़ करना होता है, हमें हार्मिसाइड यूज़ करना होता है, हमें पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है ये। ओके, और हमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स भी खरीदना पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। और ये पूरा एक अमेरिकन लैब या इंडियन लैब पे निर्भर करता है कि ठीक है, आम लोग इस हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को बेच भी नहीं सकते, तो ये कंट्रोवर्सी है। होल्डिंग दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर पॉपुलेशन राइजेस, व्हाई दिस कंसर्न। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ कि जो छोटे छोटे पैचेस थे या लैंड थे वो ज़्यादा केमिकल यूज़ करने के कारण उनकी जो मिट्टी की क्वालिटी है या जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर रहे थे, और ये इन्वायरमेंटल के लिए भी कंसर्न है। आज के समय में एक तरह से कह दें कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी तो कर दिया है, मगर अभी भी जो नेचुरल सिक्योरिटी है वो नहीं कर पाया, क्योंकि माना जाता है कि दुनिया में या भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी जो फैली है उसके पीछे एक कारण ग्रीन रेवोल्यूशन भी है, क्योंकि लोगों के फूड चेन में जो कार्नोजेनिक मटेरियल होता है वो
ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, क्योंकि हम जो फसल उगाते हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल सब्सटेंस आना चालू हो गया। ओके, तो मेन कारण ये डीजल क्रॉप लाइक जेथरोपा एंड जोजोबा हैव बीन रेफर्ड इज अ हाई वैल्यू क्रॉप्स। देखो बच्चों, ये जो पौधा है हम बायोडीजल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और ये पानी कम लेता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर लेता है, अब बायोडीजल आप जानते हो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है, ओके, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को भी बैलेंस रखता है। ओके, और आप जानते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने यूज़ किया तो 2 तरह की फसल ज़्यादा उगाया हमने, व्हीट एंड राइस जो होता है 1 kg राइस को उगाने के लिए हमें 5000 लीटर पानी खर्च होता है, तो ये एक तरह से कह सकते हो अनसस्टेनेबल फॉर्म है। ओके, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, और खासकर उस स्टेट में जहाँ पे पानी स्कैर्सिटी दिन भर बढ़ता जा रहा है। एग्जाम्पल वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, इन सब में पानी की कमी हो रही है, तो हमें चावल की खेती वहाँ पे बंद करना जरूरी है अभी के वक्त। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ओके, ये पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है बच्चों? पॉलिटिकल पार्टी में होता है क्या है कि हमारे कुछ फॉलोवर्स होते हैं, कुछ एक्टिव फॉलोवर होते हैं, कुछ नॉन एक्टिव फॉलोवर होते हैं। एक लीडर होता है जिसके पास एक विजन होता है, फिर वो एक पॉलिटिकल सिंबल बनाता है और उसको पॉलिटिकल सिंबल को वो रिकॉग्नाइज करवाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली लिंक द इमर्जन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अब सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ता जा रहा है उससे रिप्रेजेंटेटिव्स भी अलग अलग जो इथनिकल ग्रुप है वो बढ़ रहा है बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है। ओके, वाई द पॉलिटिकल पार्टी नेसेसरी कंडीशन डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल पार्टी नेसेसरी इसलिए है डेमोक्रेसी के लिए क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज मिलके जो रूलिंग पार्टी होता है उस पर प्रेशर का काम करता है, एक प्रेशर ग्रुप पार्टी का काम करता है, और सरकार पे लोगों के हिसाब से या जो सरकार ने वादा किया था उस वादा को फुलफिल कर नहीं रहा है तो उसको पूरा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी सरकार पे दबाव डालता है, तो इसलिए डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरीज है। ओके, अभी क्वेश्चन बच्चों मैप से आया है, आप पढ़ लो फिर आपको समझाता हूँ मैं। ओके, ये इंडियन मैप है, पहले आप क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट द प्लेस ऑफ 1920। तो मैंने बताया था 1920 में 2 जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, एक महाराष्ट्र में हुआ था, दूसरा हुआ था कोलकाता में। ठीक है, तो 1920 कोलकाता में हुआ था बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा कोलकाता। ये 1920 में सेशन हुआ था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ओके, अब नेक्स्ट कह रहा है द प्लेस वेयर द महात्मा गांधी ब्रोक द साल्ट होते तो जानते हो डांडी। ठीक है, तो ये हो गया डांडी, कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट ये 4 नंबर का कह रहा है कि कोल माइन इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सा कोल माइन है? तो नेवेली कोल माइन है बच्चों तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डैम बिल्ट ऑन द रिवर चेनाब रिवर के ऊपर कौन सा डैम बनाया गया? तो चेनाब रिवर कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो यहाँ पे सलाल डैम बनाया गया, सलाल डैम बनाया गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्ज नेचुरल मेजर सी पोर्ट लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट है? विशाखापट्टनम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? यूपी में। ओके, तो यहाँ कहीं पे नोएडा टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पार्क। ओके बच्चों अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।